वो शो करने के लिए पैसे नहीं है उनके पास निकोलस डार्वास को देने के लिए। उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस और नॉलेज से एक थियरी डेवलप की। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो 52 वीक हाई को ट्रैक करते हैं, तो वो चार्ट की इस पैटर्न्स को इमेजिन करते हैं, डेटा को स्टडी करके। मेरा मार्केट में कोई ईगो नहीं है, अगर मैंने गलती की है, अगर एंट्री गलत हो गई है तो मैं उसे इमीडिएटली मान लेता। ये एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हर पार्टी में नहीं हो सकते और हम हर एक चीज़ को ट्रेड नहीं कर सकते कि ह्यूमन साइकोलॉजी वही है जो 5000 साल पहले थी। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की और एक ऐसी कहानी की जो बिल्कुल ही अलग है। एक शख्स जो एक अलग प्रोफेशन से ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक्सीडेंटली कदम रखता है और अपनी मेहनत और एक्सपीरियंस से ना ही सिर्फ एक बहुत ही अच्छी सक्सेस उसको मिलती है इस बिज़नेस में, बट वो ऐसी थियोरी डेवलप करता है जो आने वाली जनरेशन्स के लिए एक बहुत अच्छा उनको फ़ायदा देती है और उनके लिए बहुत अच्छी इंस्पिरेशन बनती है। आपने सुना होगा डार्वास बॉक्स थियोरी के बारे में। आज हम बात करेंगे उसके क्रिएटर निकोलस डार्वास की। निकोलस डार्वास का जन्म 1920 में हंगरी में हुआ था। यूनिवर्सिटी ऑफ बुदापेस्ट से उन्होंने इकोनॉमिक्स की डिग्री ली। 1943 में जब उनकी उम्र 23 साल की थी तो वो टर्की से इस्तांबुल चले गए। कहते हैं वो फॉर्ज वीज़ा के साथ एग्जिट हुए, लेकिन हंगरी में उन्हें रहना नहीं था जब तक कि नाजी या सोवियत यूनियन उस पर कब्जा ना कर ले। एनीवे, वो बहुत अच्छे डांसर थे। उन्होंने अपनी सिस्टर जूलिया के साथ डांस की ट्रेनिंग ली और वो बॉलरूम डांस शोज़ करने लगे। उनकी टीम को अच्छा एप्रिसिएशन मिलने लगा तो उन्होंने 1950 के दौरान एक डांस कंपनी एस्टेब्लिश की। वो लोग यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में डांस शो करते। उनकी कंपनी अच्छा करने लगी और वो दुनिया में जगह जगह डांस शो के लिए टूर्स भी करने लगे। 1952 में एक शो को ऑर्गेनाइज करने के दौरान ऑर्गेनाइजर्स ने उनसे कहा कि वो शो करने के लिए पैसे नहीं हैं उनके पास निकोलस डार्वास को देने के लिए, लेकिन उन्होंने उन्हें ऑफ़र किए शेयर्स उनकी कंपनी के। तब तो इन्हें पता नहीं था ये शेयर्स होता क्या है। उन्हें वो शेयर्स की वैल्यू बताई गई, लेकिन उन्हें वो समझ नहीं आया। फिर भी उन्होंने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बाद में किसी रीज़न से वो शो को कर नहीं पाए और अपना रिग्रेट एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने वो शेयर्स मार्केट से खरीदे। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि वो शेयर्स की वैल्यू तो बढ़ गई, उन्हें उसमें से पहले से ज़्यादा पैसे मिल रहे थे। इससे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की तरफ उनका इंटरेस्ट बढ़ा। उन्हें जानने की क्यूरियोसिटी हुई कि ये सब है क्या और ये कैसे होता है, लोग शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। तो उस एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने शेयर्स में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की शुरुआत की, बट उन्हें शुरुआत में लॉस होने लगे और कुछ ही समय में उन्हें समझ आ गया कि ये रैंडम ट्रेडिंग से फ़ायदा नहीं होगा। उनकी शुरुआत ऐसे ही हुई जैसे आम तौर पर एक इन्वेस्टर की होती है। कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस, उसके बाद कुछ ख़राब एक्सपीरियंसेस, कुछ एक्सपर्ट्स की टिप्स ली उन्होंने, पैनिक में स्टॉक्स बेच दिए, डिसिप्लिन नहीं रखा और ऐसे नॉर्मल गलतियां जो एक ट्रेडर इन्वेस्टर करता है वो सारी उन्होंने की। पर उन्हें इन्वेस्टिंग की स्ट्रेंथ समझ आ गई थी। वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं थे और वो बहुत अच्छे लर्नर भी थे। फिर उन्होंने उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने की शुरुआत की। कहते हैं वो रोज़ 8-8 घंटा पढ़ते थे और करीब 200 से ज़्यादा उन्होंने बुक्स पढ़ डाली। कुछ किताबें तो वो हर हफ्ते पढ़ते थे। उन्हें ये समझ आया कि उन्हें कोई स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी होगी और उसके हिसाब से काम करना होगा। उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस और नॉलेज से एक थियोरी डेवलप की और उसके बेसिस पे वो ट्रेड करने लगे। 1959 में उनकी टाइम्स मैगजीन में फ़ोटो छपी। लोगों को पता चला कि ऐसा कोई शख्स है जो किसी की टिप्स नहीं लेता, कोई न्यूज़लेटर सर्विसेज नहीं, कोई पीई रेशियो या डिविडेंड्स नहीं और ट्रेडिंग में बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। 1960 में उन्होंने एक किताब लिखी, हाउ आई मेड $2 मिलियन इन स्टॉक मार्केट। $2 मिलियन उस ज़माने के हिसाब से बहुत ही बड़ी बात है। वो एक बहुत ही पॉपुलर और अच्छी किताब है जिसे हर स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट को एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। उस किताब से वो और उनकी मेथड बहुत ही पॉपुलर हुए। उस किताब में उन्होंने अपनी मेथड को एक्सप्लेन किया जो डार्वास बॉक्स सिस्टम के नाम से जानी जाती है। मेरे हिसाब से उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया है किताब में, कहीं कहीं थोड़ा सा एम्बिग्विटी है और थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन पे भी डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में मैं अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से उनकी थियोरी को एक्सप्लेन करूँगा।
उनकी मेथड में वो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों को ही कॉम्बिनेशन करते थे। वो स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि सिर्फ ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। ज़्यादातर तो उनकी मेथड ऑब्जेक्टिव थी, जिसमें वो उनके बनाए हुए रूल से चलते थे, लेकिन कुछ जगह वो अपने जजमेंट भी यूज़ करते थे। तो चलिए बात करते हैं डार्वस बॉक्स थियरी के बारे में और उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में। वो ज़्यादातर उन स्टॉक्स में ट्रेड या इन्वेस्ट करते जो नया हाई बनाते हैं। अब नॉर्मली उन्होंने क्लियर नहीं किया है कि नया हाई का डेफिनेशन क्या है, मतलब वो ऑल टाइम हाई है या 52 वीक हाई है। वो नॉर्मली 2-3 साल का हाई इस तरह से वो कहते थे। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो 52 वीक हाई को ट्रैक करते हैं और ये कॉमनली फॉलो होता है। तो अब हम 52 वीक के हाई के एग्जांपल से ही लेके चलते हैं और वो एक प्रैक्टिकल तरीका भी है इस स्ट्रैटेजी को डिफाइन करने का। तो पहला रूल है, स्टॉक ने 52 वीक हाई क्रॉस करना चाहिए, मतलब लास्ट 52 वीक में स्टॉक ने नया हाई करना है। अब डार्वस सिस्टम के दूसरे रूल को फॉलो करने के लिए जो वीकली टाइम फ्रेम में है 52 वीक हाई, उसको हमें डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करना होगा। अब 52 वीक का रफली मतलब होता है 250 कैंडल्स, क्योंकि साल में करीब 250 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। सो हमारा पहला रूल है, स्टॉक ने 250 डे का हाई क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट 250 दिन का हाई क्रॉस करना मतलब स्टॉक्स में सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है ना, तो तभी वो 250 दिन का एक नया हाई बनाएगा। तो ये पहला रूल हो गया। अब दूसरा रूल है कि हाई जब ये क्रॉस करता है तो अच्छे वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। अब तीसरा इंपॉर्टेंट रूल कि स्टॉक ने बॉक्स बनाना चाहिए। तो आप समझते हैं ये बॉक्स है क्या। बॉक्स में दो चीज़ें होती है, सीलिंग एंड फ्लोर। तो पहले सीलिंग बनेगा। लेट्स से स्टॉक ने 250 डे का नया हाई बनाया, वो है ब्रेकआउट कैंडल। उस ब्रेकआउट कैंडल के हाई को अभी हम नाम देते हैं बी। अब अगर उसके बाद 3 कैंडल्स तक वो ब्रेकआउट कैंडल का हाई जो पॉइंट बी है वो ना टूटे तो वो हाई पे बन जाता है सीलिंग। तो अब वो बन गया पॉइंट सी। सी मतलब सीलिंग। ज़रूरी नहीं है कि ये ब्रेकआउट कैंडल के बाद ये करेक्शन इमीडिएटली हो। प्राइस कैन कंटिन्यू टू गो अप आफ्टर द ब्रेकआउट। जब भी 3 कैंडल्स का करेक्शन होगा तब सीलिंग बनेगा। मान लीजिए अब इस एग्जांपल में ये सीलिंग बन गया, 3 कैंडल का करेक्शन हो गया। तो अब हम ढूंढते हैं फ्लोर को। सीलिंग बनने के बाद किसी एक कैंडल का लो ऐसा हो कि वो अगले 3 दिन तक ना टूटे तो वो कैंडल का लो बन जाता है फ्लोर। तो सीलिंग वो ब्रेकआउट कैंडल है जिसका हाई 3 कैंडल तक नहीं टूटा। फ्लोर सीलिंग के बाद का वो लो है जो अगले 3 कैंडल्स तक नहीं टूटा। तो ये सीलिंग और फ्लोर लाइन से बन गया बॉक्स। तो इसको कहते हैं डार्वस बॉक्स। अब अगला रूल है कि ये बॉक्स बनने के बाद जब भी स्टॉक सीलिंग को ब्रीच करे, मतलब ये सीलिंग को ब्रेक करके ये कैंडल का क्लोज उसके ऊपर आ जाए, तो वो बन जाता है बुलिश ब्रेकआउट डार्वस का। ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेड लेना है और स्टॉप लॉस है वो रखना है फ्लोर प्राइस के नीचे। मतलब बॉक्स का जो लेंथ है वो आपका स्टॉप लॉस प्राइस का डिस्टेंस रहेगा। तो ये है डार्वस बॉक्स का बुलिश स्ट्रैटेजी। डार्वस पिरामिडिंग में भी यकीन रखते थे, मतलब जैसे स्टॉक्स बढ़ते जाए वैसे उसमें पोजीशंस और ऐड करनी। ज़्यादातर लोग स्टॉक्स को गिरने के बाद बाय करते हैं, जिसको एवरेज करना कहते हैं, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स नुकसान ही देता है। जो स्टॉक्स अच्छा कर रहा है उसमें पोजीशंस और बनाने की मेथड को कहते हैं पिरामिडिंग। तो डार्वस के मेथड में एक बार स्टॉक ने सीलिंग तोड़ दिया और ऊपर चलने लगा तो उसे फ्लोर के स्टॉप लॉस से होल्ड करना है। जब स्टॉक फ्लोर प्राइस के नीचे चला जाए तो सारे पोजीशंस को एग्जिट कर दो। तो ये है डार्वस की बॉक्स सिस्टम, और इसमें पोजीशन साइजिंग भी है और पिरामिडिंग भी है। डार्वस अपनी मेथड को पायलट बाय मेथड भी कहते थे, मतलब पहले थोड़ा खरीदो, जब स्टॉक ऊपर जाने लगे और उन्हें फील होने लगे कि ये स्टॉक में स्ट्रेंथ है तो वो और खरीदते। मतलब हर नए बॉक्स में ऐड करने से जब भी स्टॉक में एक बड़ी रैली होती है तो आप अच्छे क्वांटिटी के साथ उस पोजीशन में खड़े रहते हो और पूरे मूव का अच्छा बेनिफिट ले सकते हो। डार्वस का ये 3 डे करेक्शन का जो रूल है, इसीलिए हमने वीकली टाइम फ्रेम को डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट किया। डार्वस ने कहा कि वो एक्चुअली चार्ट्स फॉलो नहीं करते थे, वो अपने आप को मेंटल चार्टिस्ट कहते थे। मतलब वो चार्ट की इस पैटर्न्स को इमेजिन करते, डेटा को स्टडी करके, और अपने वो वर्चुअली ही वो बॉक्स और उनकी पैटर्न्स को ड्रॉ करते और अकॉर्डिंगली वो ट्रेड करते थे। फॉर्चुनेटली आज हमारे पास चार्ट्स अवेलेबल है, डेटा अवेलेबल है और ये इन्फॉर्मेशन ईजिली एक्सेसिबल है।
आप 250 डे की जगह कोई और पैरामीटर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे 20 डे, 50 डे या 100 डे। किसी और टाइम फ्रेम में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप लोअर टाइम फ्रेम में भी इस मेथड से ट्रेड कर सकते हैं। अब स्टॉप लॉस का लेंथ जो है वो डिसाइड होता है डारवास बॉक्स की लेंथ के हिसाब से। अगर बॉक्स बड़ा है तो स्टॉप लॉस दूर होगा, अगर बॉक्स छोटा है लेंथ में तो स्टॉप लॉस नज़दीक होगा। तो इसको आप पोजीशन साइजिंग से भी डील कर सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस दूर है तो पोजीशन कम, अगर स्टॉप लॉस नज़दीक है तो पोजीशन ज़्यादा। उससे आपका स्टॉप लॉस भी एक समान हो जाएगा। तो इस स्ट्रेटेजी के 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, मतलब 52 ब्रेकआउट वाला रूल। उसके बाद देखिए स्मॉल कंसोलिडेशन है क्या आफ्टर ब्रेकआउट, जिसको हम बॉक्स के हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं। तीसरी चीज़ है बाय ऑन फॉलो थ्रू, मतलब बॉक्स बनने के बाद उसका ब्रेकआउट। चौथी चीज़ है ऐड पोजीशंस टू विनिंग स्टॉक, मतलब पिरामिडिंग। जो स्टॉक्स ऊपर जा रहा है उसमें पोजीशन ऐड करो। और राइड द विनर्स, मतलब जो ऊपर जा रहा है उसमें बने रहो। ये मेथड स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट में काफ़ी बेनिफिशियल प्रूव हो सकती है और ऐसे स्टॉक्स में बेनिफिशियल प्रूव हो सकती है जहां पे एक स्ट्रॉन्ग बुल रन है। डार्वस बुलिश ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए गो कंपनीज के फंडामेंटल्स को भी स्टडी करते थे। उनके वो लर्निंग्स की समरी इस तरह से है। उन स्टॉक्स को बाय करो जिसमें ग्रोथ और अर्निंग के प्रोस्पेक्ट काफ़ी प्रॉमिसिंग है। दूसरा, ओवरऑल मार्केट ट्रेंड पर नज़र रखो। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश होना चाहिए और सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होने चाहिए। जो स्टॉक्स आप ट्रेड कर रहे हो वो स्ट्रॉन्ग सेक्टर, इंडस्ट्री या ग्रुप को बिलोंग करना चाहिए और प्राइस के ब्रेकआउट में वॉल्यूम का सपोर्ट होना चाहिए। आप अच्छे से याद रख सके इसलिए इसको मैंने एक फॉर्मूला में कन्वर्ट किया है, GERUV। G मतलब ग्रोथ स्टॉक्स, E मतलब अर्निंग्स प्रॉमिसिंग, R मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ, U मतलब अप ट्रेंड ओवरऑल और V मतलब वॉल्यूम सपोर्टिव होना चाहिए। निकोलस डार्वस का ट्रेडिंग करियर भी काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा था। जैसे नॉर्मली हम सब लोग ट्रेडिंग में जो एक्सपीरियंसेस करते हैं वो उन्होंने भी किए हैं। जैसे हमने पहले भी कहा वीडियो की शुरुआत में कि उनकी शुरुआत भी एक नॉर्मल एमेच्योर ट्रेडर की तरह ही हुई थी। ये सब सक्सेस हासिल करने के बाद भी नॉर्मली वो एक जैसे कहते हैं इक्विटी कर्व अपने हाई पीक से थोड़ा सा करेक्ट होता है, इस तरह से उनका भी करियर रहा। किसी एक महीने के दौरान ही उन्होंने $1 लाख का नुकसान भी किया था, लेकिन वो बहुत ही क्विक लर्नर थे। वो अपनी गलतियों से सीखते थे और वो उसको रिपीट नहीं करते थे। उनका एक स्टेटमेंट था, मेरा मार्केट में कोई ईगो नहीं है। अगर मैंने गलती की है, अगर एंट्री गलत हो गई है तो मैं उसे इमीडिएटली मान लेता हूँ और स्टॉक को एग्जिट कर देता हूँ। बड़े लॉसेस से उभरने के बाद उन्होंने कहा था कि उनको रियलाइज़ हुआ है कि मार्केट में उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनके कान है। इसीलिए तो हम हर बार कहते हैं कि नॉइज़लेस होना ज़रूरी है। इसको आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। सब कुछ सही चल रहा है लेकिन किसी का सुन लिया, कहीं कुछ पढ़ लिया और कुछ गलती कर बैठे। मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा जिस हिसाब से उन्होंने अपने डांसिंग करियर को, डांसिंग प्रोफेशन की कुछ कॉन्सेप्ट्स को ट्रेडिंग के लेसन्स में यूज़ किया। जो एनालॉजी उन्होंने जो दी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो कहते थे कि जैसे एक डांसर पहले हवा में लीप करता है ताकि वो अच्छी पोजीशन बना सके एक बड़ी स्प्रिंग के लिए, वैसे ही स्टॉक ब्रेकआउट के बाद एक बॉक्स में कंसोलिडेट करता है ताकि वो और बड़ी जंप ले सके। तो उनके डांस के प्रोफेशन के एक्सपीरियंस से हमें ट्रेडिंग में एक कॉन्सेप्ट मिली। उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी कुछ इंटरेस्टिंग कहा है। उन्होंने कहा जब एक शो डिज़ाइन होता है तो वो कितना चलेगा वो किसी को नहीं पता होता है। जैसे ऑर्गेनाइजर्स भी जब वो प्लान करते हैं तो वो पहले उन्हें पता नहीं होता कि वो कब तक उसको कंटिन्यू करेंगे। वो डिपेंड करता है कि उस शो को रिस्पॉन्स कैसा मिलता है। अगर हाउसफुल शो चल रहा है तो कोई भी ऑर्गेनाइजर उसे क्यों बंद करेगा, और कितना भी अच्छा ऑर्गेनाइजर हो वो उस शो को कंटिन्यू नहीं करेगा जहाँ पे एम्प्टी सीट्स हो या लोग ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि वो उसको रिस्पॉन्स कैसे मिलता है। उसी तरह से एक स्टॉक में तब तक बने रहना है जब तक वो बढ़ रहा है। जब वो बढ़ना बंद हो जाए तब एग्जिट कर दो, शो हैज़ एंडेड। ये 250 डे और 3 डे करेक्शन, इसको हम लोअर टाइम फ्रेम में भी यूज़ कर सकते हैं। डार्वस मोस्टली एक इन्वेस्टर थे, मतलब वो लॉन्ग ओनली ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज करते थे। और उन्होंने जब ये सब एक्सपीरियंस किया, जब उनका करियर था उस दौरान स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट भी था, तो वो शॉर्ट नहीं करते थे। लेकिन बाद में उन्होंने माना था कि शॉर्ट्स न करना और शॉर्ट स्ट्रैटेजीज को इग्नोर करना ये एक तरह से उनकी गलती थी। उनके इन्हीं रूल्स को हम शॉर्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 250 डे न्यू लो इज बेरिश ब्रेकआउट, 3 कैंडल तक लो ना टूटे तो सीलिंग, और सीलिंग के बाद कोई कैंडल हाई लगाए
जो 3 कैंडल तक ना टूटे तो वो फ्लोर। ये बन गया डार्वस बेरिश बॉक्स। ये रिवर्स बॉक्स है। बेरिश बॉक्स ब्रेकआउट हुआ तो शॉर्ट ट्रेड की अपॉर्चुनिटी एंड फ्लोर का स्टॉप लॉस। ट्रेड पॉइंट और जोन में हमने इस सिस्टम का एक स्कैनर बनाया है ताकि आप उन स्टॉक्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर सके जो डार्वस बॉक्स ट्रेडिंग सिस्टम में फिट होते हो। ये स्कैनर ओपन करने के बाद कोई ग्रुप ऑफ स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लीजिए, फिर सिलेक्ट कीजिए ब्रेकआउट टू आइडेंटिफाई ब्रेकआउट कैंडल, जहाँ पे वो स्टॉक ने 250 डे या कोई भी पीरियड जो आपने आइडेंटिफाई किया है उसमें वो ब्रेकआउट हो, मतलब उसका हाई क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोज आया हो। जब आप सीलिंग सिलेक्ट करोगे तो वो स्टॉक्स आपकी लिस्ट में आएंगे जहाँ पे वो सीलिंग बन गया है। जब सीलिंग वाले स्टॉक मिल जाए तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से प्राइस के ऊपर अब आपको बाय करना है। वो लास्ट 3 कैंडल्स का हाईएस्ट हाई होगा जिसके ऊपर आपको बाय करना है, राइट। और बाय करने के बाद आपको पता होगा कि फ्लोर प्राइस क्या है और वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। वो फ्लोर प्राइस होता है कि जब सीलिंग बन गया उस बाद का लोएस्ट लो। ये स्कैनर में आपको बुलिश और बेरिश दोनों ही बॉक्स समझ आएंगे। यहाँ पे लिखा होगा, देखिए स्टॉक के पास बुलिश या बेरिश। तो अब आप इजीली किसी स्टॉक में डार्वस बॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्टॉक देखिए, यहाँ पे इसने 250 डे हाई ब्रेकआउट किया और यहाँ पे ये बॉक्स बना है डार्वस का। फिर वो स्टॉक और ऊपर गया और यहाँ पे और एक बॉक्स बना है, तो कंटिन्यूएशन में ये बॉक्स बनते गए। आप कोई और टाइम फ्रेम भी 250 की जगह यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्टॉक यहाँ पे 50 डे का ब्रेकआउट और उसके बाद वो बॉक्स सीलिंग, फ्लोर और ये बॉक्स और ये कंटिन्यूएशन बॉक्स। मैं पर्सनली इस मेथड को थोड़ा अलग से यूज़ करता हूँ। मुझे बहुत ही रिलेवेंट लगा पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स पे। उसमें टाइम पीरियड देने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब हम 250 डे या 50 डे या 100 डे ये डिफाइन करने की जगह इसको डायनामिक भी कर सकते हैं। मतलब टाइम न करके प्राइस से इसको डायनामिक करें, जहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट है, फिर कंसोलिडेशन है, लंबी रेंज और फिर वो ब्रेकआउट हुआ है। जैसे लास्ट 20 कॉलम का ब्रेकआउट जिसमें कितने भी मल्टीपल सेशंस हो सकते हैं, या लास्ट 5 कॉलम का ब्रेकआउट। एक बार ये ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद 3 कैंडल की जगह 3 बॉक्स हो जाए तो भी हमारा रिवर्सल हो गया। मतलब 3 बॉक्सेस ऑफ ओ ये हमारा रिवर्सल का क्राइटेरिया है। अब इसके बाद जब भी ये प्रीवियस हाई क्रॉस करे तो ट्रेड ट्रिगर हो जाता है। ये हो सकता है कि इसके बाद एक और कॉलम ऑफ ओ आ जाए, फिर एक्स आ जाए, थोड़ा और कंसोलिडेशन हो जाए और उसके बाद ब्रेकआउट हो हाई का। जो स्टॉप लॉस होगा वो बॉटम ऑफ ओ होगा। सो इट्स अ वंडरफुल प्राइस पैटर्न एंड अ मेथड ऑफ ट्रेडिंग जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस पैटर्न में काफ़ी और पॉइंट एंड फिगर फॉर्मेशंस को और स्विंग ब्रेकआउट पैटर्न्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं और ये सारे मर्ज ही हो जाते हैं इसमें। तो इसमें वो सारे प्रिंसिपल्स कवर हो जाते हैं जो ब्रेकआउट सिस्टम की इसेंस है। डार्वस ने कहा था कि उन्होंने अपने ट्रेडिंग करियर में कभी भी कोई भी स्टॉक लो पे बाय नहीं किया और हाई पे बेचा नहीं, ठीक है। लेकिन उन्हें ये पता था और उन्होंने उस चीज़ से वो सेटिस्फाइड थे और उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। ये एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हर पार्टी में नहीं हो सकते और हम हर एक चीज़ को ट्रेड नहीं कर सकते। तो हम जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करते हैं उसके कुछ स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स होते हैं। वो वीक पॉइंट्स का एक्सेप्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सेप्टेंस एक्चुअली ये सक्सेस का एक तरह से की एस्पेक्ट है। पिरामिडिंग में बेनिफिट होता है और ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन इसका सक्सेस रेशियो कम होता है। ये 30-40% आपके फेवर में आता है, लेकिन जो भी ट्रेड्स आपके फेवर में आते हैं उसमें अच्छा फ़ायदा होता है। तो इसका मतलब है जो रिस्क आप लेते हो उसके कंपैरिजन में रिवार्ड आपके बहुत ही फेवर में होता है और इससे आपको बेनिफिट होता है। पर ये कम हिट रेशियो वाले सिस्टम्स को ट्रेड करने के लिए अच्छे एक्सपीरियंस और समझदारी की ज़रूरत होती है। ये नए ट्रेडर्स में शुरू में नहीं होता है। वो शुरू में तो सिर्फ होली ग्रेल ढूंढने में और अच्छे स्ट्रैटेजीज़ को ढूंढने के पीछे होते हैं। तब वो जल्दी होती है कि कैसे फटाफट ट्रेड कर ले और पैसा बना ले। लेकिन फिर जब एक्सपीरियंस होता है तब उन्हें समझ आती है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में हकीकत क्या है। तो अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग के लिए नए हैं तो ऐसे डार्वस जैसे एक्सपीरियंस ट्रेडर्स की ज़िंदगी से और उनके एक्सपीरियंस से हम सीख सकते हैं। सक्सेस मिल सकती है अगर आप इस रूल्स को समझ लो। डार्वस ने भी बार बार ये कहा कि कम लॉस में एग्जिट हो जाओ और प्रॉफिट में बने रहो।
आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में तो ये सबको ही पता है और ये सारा ज्ञान सबके पास है, ये कोई सीक्रेट तो है नहीं। फिर भी ज़्यादातर लोग इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। शायद जनरेशन चेंज हो जाएगी, टाइम एंड टेक्नोलॉजी चेंज होती है, जिससे हमें और एडवांस टूल्स भी मिलते हैं, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी वही है जो 5000 साल पहले थी। ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग के सीक्रेट्स बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली सीक्रेट के लिए बाहर नहीं अंदर देखने की ज़रूरत होती है। तो ये असली लड़ाई खुद से है। मार्केट किसी टूल, मोबाइल ऐप या ट्रेडिंग स्क्रीन पे नहीं होता है, वो हमारे दिमाग में होता है। और वहाँ पे सक्सेस के लिए ऐसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स की, उनके एक्सपीरियंसेस को स्टडी करना, उनकी लाइफ को और उनकी जर्नी को स्टडी करना, ये बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। यही हमारी कोशिश है इस वीडियो सीरीज़ की, और यही हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी स्ट्रैटेजीज़ को, उनकी जर्नी को अच्छे से प्रेजेंट करें और उसमें से हम कुछ लेसन्स लें। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगली वीडियो में किसी और स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। आपका समय देने के लिए शुक्रिया।